सूर्योदय की स्वर्णिम रश्मियां, सूर्यास्त की लालिमा, कल कल बहती नदियां, नीला समंदर, कभी तारों से टिमटिमाता आसमान, कभी चांद की 16 कलाएं, कभी उमड़ते घुमड़ते बादल, पहाड़ों के ओट पर देवदार के वृक्ष, ग्रीष्म की तपिश, शीत की सिहरन, बारिश की बूंदें, सब कुछ है इस धरती पर। शायद यही कारण है कि ब्रह्मांड के अब तक के तमाम रहस्यों का खंगालने के बाद वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि पृथ्वी ब्रह्मांड का सर्वाधिक सुंदर और अनुकूल ग्रह है। यहाँ जीव जगत के असंख्य प्राणियों के फलने फूलने और विकसित होने के सरंजाम उपलब्ध हैं। आंख मूंद कर पृथ्वी की सुंदरता की अनुभूति करने पर ऐसा लगता है मानो किसी सादे हाथों की चित्रकारी कैनवस पर उभर आई है। इस खूबसूरत ग्रह पर मनुष्य की दावेदारी पृथ्वी के अन्य सभी प्राणियों से ज्यादा होने की है। मनुष्य विवेकशील, संवेदनशील, ऐसा दावा करने के बाद भी हमने जो दुनिया बनाई है, हमने पृथ्वी का जो स्वरूप बनाया है, वह हमारी संवेदनशीलता और विवेकशीलता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रश्न चिन्ह इसलिए कि प्रकृति को बदरंग बनाने में, जल, वायु और मिट्टी को प्रदूषित करने में मनुष्य सबसे आगे है। संयुक्त राष्ट्र IPCC से जुड़े 600 से ज्यादा वैज्ञानिक मानते हैं कि 90% से ज्यादा वैश्विक तपन यानी ग्लोबल वार्मिंग मनुष्य के करतूतों का नतीजा है। तथाकथित विकास के सोपान पर चढ़ने की ललक प्रकृति की सुंदरता को ही लीन लिया है। भौतिकतावादी सुख की खोज, जनसंख्या का बढ़ता दबाव, औद्योगिकरण और शहरीकरण कुछ ऐसे कारण हैं जो जल, वायु, मिट्टी एवं ध्वनि को इस हद तक प्रदूषित कर दिया है कि कुछ जगहों पर सांस लेना भी बोझ बन गया है। वैसे टेक्नोलॉजी आज हर समय डेवलप करते जा रही है और एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए हम लोग काफ़ी और भी कुछ कर सकते हैं। और कोई भी प्रोसेस प्लांट इंस्टॉल करने में या प्लांट इंस्टॉल करने में हम लोगों की उम्मीद है कि हम लोग पर्यावरण को न तो सिर्फ बचाएंगे बल्कि हो सकता है उसमें और सुधार लाने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं। सदा शुद्ध नीर नदियां कचरों के अंबार में तब्दील होने लगी है। सड़कों पर सरपट दौड़ती गाड़ियों से उत्सर्जित जीवाश्म ईंधन का गैस, कल कारखानों की चिमनियों से निकलता धुआं का गुब्बार, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर से निकलता क्लोरोफ्लोरोकार्बन, पूरा वायुमंडल ही विषाक्त हो गया है। टीवी के लिए करते हैं, फ्रिज के लिए करते हैं, तो सबसे पहले लाइटिंग लें तो एप्रोप्रिएट लाइट लगाएं। जहाँ पर कम लाइट चाहिए जैसे पूजा रूम, शेयरकेस या पैसेज, जहाँ इतना लाइट चाहिए कि आप वहाँ चल फिर सकें, वहाँ एक आप LED लगाएं। उसके अलावा जहाँ थोड़ी और ज़्यादा लाइट चाहिए जैसे टॉयलेट में, बाथरूम वगैरह, किचन में, वहाँ आप CFL लगाएं 5 से 10-15 वाट तक के। और जहाँ बड़ा हॉल है वहाँ पर आप T5 ट्यूबलाइट लगाएं। ऐसे ही अगर आप डिवाइड कर लेंगे तो आपकी अप्रोप्रिएट लाइटिंग हो जाएगी। उसके अलावा स्मार्ट यूज़ में ये आप कर सकते हैं कि जहाँ ट्यूबलाइट पहले से है, जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगी, उसको ऑन करने में देर मतलब फालतू ना जले, वहाँ छोटा सा आप LED लैंप लगा के रखे रहिए। और जब तक कि पूरा अंधेरा ना हो, जब आपको पूरी लाइट की ज़रूरत ना हो, उस लाइट से काम इतना चला सकते हैं आप कि जैसे आपको जूते उतारने, चप्पल पहननी, उतनी लाइट से आप काम चलाएं। उसको बोलते हैं स्मार्ट यूज़ ऑफ लाइटिंग। फिर टास्क लाइटिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको पढ़ना ही है खाली, तो आप उस एरिया में जहाँ आपको पढ़ना है या कुछ काम करना है, एक अलग से छोटी लाइट वहाँ लगाइए। जैसे ड्रेसिंग टेबल हुई, आपको स्टडी रूम हुआ, ऐसी जगह में टास्क लाइटिंग लगाइए, तो वो होती है एप्रोप्रिएट लाइटिंग। ये बजाय ये करने की कि पूरे घर में आपने ट्यूबलाइटें और ये बड़ी बड़ी सब लगा दिए और फिर उनका आप करेक्ट इस्तेमाल ना कर पाएँ।
उससे आप अननेसेसरी बिजली लगाएंगे। ग्रीन हाउस गैसों से उत्सर्जन का ग्राफ बढ़ा है। इससे धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और ओजोन क्षेत्र का भंजन कई भयावह बीमारियों के फैलने पसरने का कारण बना है। पर्यावरणविदों का मानना है कि पर्यावरण को सही स्थिति में बनाए रखने के लिए 33% वन क्षेत्र का होना जरूरी है, लेकिन भारत में यह मात्र 22.4% ही रह गया है। अर्थ ऑब्जर्वेटरी नासा के मुताबिक दुनिया भर में हर साल तकरीबन 3.5 करोड़ एकड़ जंगलों की कटाई होती है। चूंकि वन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रमुख अवशोषक होते हैं, अतः वनों का विनाश मनुष्य के विनाश का कारण बन रहा है। जीवाश्म ईंधन और कल कारखानों से उत्सर्जित धुएं, कृषि अवशिष्टों के उचित प्रबंधन का अभाव एवं पटाखों के धुएं से दिल्ली जैसे शहर में जिंदगी रुक जाती है। यही वायु प्रदूषण की पराकाष्ठा है। इससे आगे चकाचौंध शहर के उजड़ने की कहानी होगी। यूरोप में, अमेरिका में सालों भर बारिश होती है, 12 महीने बारिश होती है और हमारे देश में केवल मॉनसून में 4 महीने बारिश होती है, अब वो भी केवल 41 दिन, अब वो भी डिफरेंट इंटेंसिटी की, कभी ज़्यादा कभी कम। तो ये आवश्यक है कि जो चीज़ साल में केवल 41 दिन आपको मिलती है, उसको हम लोग जमा करेंगे तभी तो जो बाकी समय है, साल के बाकी बचे समय जो हैं, उसमें उसको यूज़ करें। तो हम लोग ये समझ लें कि पानी और ख़ास करके ग्राउंड वाटर जो है, भूगर्भ जल जिसको कहते हैं, वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। और जब मानसून बारिश होती है तो जो वर्षापात होता है उसका एक भाग छन के धरती के अंदर जाता है और भूगर्भ जल भंडार का पुनर्भरण करता है, रिप्लेनिश करता है, और वही बाकी के दिनों में हम लोग उसको निकालते हैं तो वो घटता जाता है। पुनः जब मानसून आता है तो फिर वो पुनर्भरण शुरू हो जाता है। पर अभी हालत ये हो गई है कि विशेषकर शहरों में, झारखंड के शहरों में, कि हम लोगों ने अंदर जाने के सारे रास्ते, कंक्रीट के रोड्स, मकान, पेवमेंट्स आदि बना के जो पानी अंदर, जहाँ से अंदर जाता था, भूगर्भ जल का पुनर्भरण करता था भूगर्भ जल भंडार का, वो सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और उनका दोहन जो है वो काफ़ी बढ़ गया है। अब आप देख रहे हैं कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, एक ही जगह 50 परिवार रह रहा है एक बड़े से कॉम्प्लेक्स में, तो पुनर्भरण हो नहीं रहा है और उसका दोहन काफ़ी बढ़ गया, 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना पिछले 20 वर्ष की तुलना में। तो इससे भूगर्भ जल भंडार पर काफ़ी दबाव पड़ गया है और इसको, भूगर्भ जल को संधारण करने वाली जो संरचना होती है, इसको ग्राउंड वाटर एक्वीफर कहते हैं, वो उसके नष्ट तक होने का खतरा पैदा हो गया है। तो अभी ये आवश्यक है कि लोग जिस प्रकार दोहन कर रहे हैं तो उसी अनुपात में इसके पुनर्भरण करने का प्रयास भी करें। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग सर्विसिंग जो है हर 2000 किलोमीटर या 2 महीना में सर्विसिंग होनी चाहिए। मोबिल हम लोग 6000 किलोमीटर में चेंज करते हैं और अगर आप सेफ्टी के लिए 5000 किलोमीटर में आप चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं उसको। और लोकल तेल, पेट्रोल, जैसे लोकल पेट्रोल हम लोग का मिलता है, बहुत सा केरोसिन तेल उसमें मिला हुआ रहता है, उस तरह का पेट्रोल ना यूज करें, इसका भी है। प्लस आपका हवा, एयर प्रेशर हर सप्ताह में 15 दिन में एक बार एयर प्रेशर चेक कराएं। इंजन का 15 दिन में एक बार सर्विसिंग सेंटर ला के उसको चेक कराएं, चैन का लूज है या नहीं है, ब्रेक टाइट है या क्या है, क्लच है, सब चीज़ को फाइन से टाइट कराएं। उसके बाद एयर प्रेशर चेक कराएं गाड़ी का, उसमें गाड़ी परफेक्ट रहती है। और अभी सब नहीं कराते हैं तो उससे इंजन का भी लॉस होता है, आपका बहुत जल्दी इंजन खुल सकता है, डिसमेंटल हो सकता है इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है, धुआं दे सकता है, रिंग बैठ सकता है, क्लच प्लेट बैठ सकता है, तो ये कराना चाहिए। जल प्रदूषण की स्थिति और भी भयावह है। स्वास्थ्य से संबंधित एक रिपोर्ट के अनुसार हर 8 सेकंड में एक बच्चा पानी से संबंधित बीमारी के कारण
मर जाता है। नदियों का पाट सिमट रहा है, गहराई गाद से कम हो रही है। नदियां मल, जल और फैक्ट्रियों के अवशिष्टों के कारण अपना अस्तित्व खो रही है। हैजा, कॉलरा, आंत्रशोथ, पाचन की गड़बड़ी का कारण जल स्रोतों का प्रदूषित होना है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए प्रायः जितने भी प्लांट हैं, हम लोगों ने उन्हें शर्त दे रखा है कि आइदर यू कीप योर वेस्ट वाटर इन क्लोज सर्किट। जो पानी आप ड्रॉ कीजिए वो पानी को आप यूज कीजिए, आप बिल्कुल डिस्चार्ज नहीं कीजिए। अगर डिस्चार्ज करते हैं तो उसको आप उपचार करके और उपचार भी करें तो इन कन्फॉर्मिटी with the standard prescribed by the state pollution control board। और इंडस्ट्रीज प्रायः इसका पालन करते हैं, लेकिन चूँकि आपको जैसे मैंने पहले बताया कि स्टैंडर्ड का मानक का अनुपालन करने के बावजूद भी यदि डिस्चार्ज की मात्रा अधिक हो जाएगी, बहुत से इंडस्ट्रीज रहेंगे और सबसे डिस्चार्ज उसी तरह से होगा, और रिसीविंग वाटर बॉडी है उसकी मात्रा कम रहेगी, तो ऐसी स्थिति में जो इनलेट वाटर इन कन्फॉर्मिटी विथ द स्टैंडर्ड होने के बावजूद भी जो रिसीविंग वाटर जो है पॉल्यूटेड स्थिति में आ सकता है। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों की स्थिति खराब हुई है। झारखंड में दामोदर कोयले के अवशिष्टों से जूझ रहा है और स्वर्ण रेखा औद्योगिक कचरों, अतिक्रमण, बेतरतीब बसी बस्तियों को दश झेल रही है। सच यह है कि नदियों का आंगन सिमट रहा है। हमारे शहर के मध्य या आसपास से होकर जो बदबूदार नाला आज बह रही है, यथार्थ में कभी पहले वह एक सुंदर स्वच्छ नदी हुआ करती थी। कितना आश्चर्य है कि मनुष्य चांद से लेकर मंगल तक की सतह पर पानी तलाशने की कवायद में लगा है ताकि वहां जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सके, लेकिन धरती पर उपलब्ध पानी की कीमत वह नहीं समझ पा रहा है। औद्योगिक इकाइयों में अब जो हम लोगों ने शर्त लगाया है, तो उनके यहाँ से जो प्रदूषित जल निकलेगा उस जल का वो ट्रीटमेंट करेंगे, और ट्रीटमेंट के बाद वो रिसाइकिल करके रीयूज करेंगे। मीन्स पहले जो उनके यहाँ से प्रदूषित जल निकलता था, जो बेकार पानी निकलता था, अब उस जल को वो साफ स्वयं करेंगे और फिर अपने सिस्टम में उसको यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम जल की अब उनको आवश्यकता होगी। हमारे जो सामान्य जन लोग हैं वो इसको किस प्रकार से इसकी क्वांटिटी को बचा सकते हैं। अपने घरों से, उनके घर से पानी एक बाथरूम से निकलता है, एक किचन से निकलता है। अभी जो हमारे यहाँ है कि अभी हम लोग समझ रहे हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में जल है, तो उस जल को हम लोग बेकार जाने दे रहे हैं। लेकिन जब इसको कंजर्व करने की बात आएगी तो ये जो जल निकल रहा है उस जल को वो सामान्य नाले में ना जाने दें, उसका वो रीयूज कर सकते हैं, अपने गार्डनिंग में कर सकते हैं, खेती में कर सकते हैं। वो बेकार नाले में बह करके कहीं चला जाए, इससे बचने के लिए। क्योंकि आप गार्डनिंग में भी स्वच्छ जल का अभी प्रयोग कर रहे हैं, और अगर उस समय आप अपने किचन के वाटर को और बाथरूम के वाटर को यूज करेंगे तो जो स्वच्छ जल जो अवेलेबल है प्रकृति ने जो आपको दिया है उसका कम से कम आप उपयोग करेंगे। मिट्टी जो जीव जगत के लिए अन्न, जल, फल का सबल है, मनुष्य के अत्याचार से करहा रही है। शस्य श्यामला धरती बदरंग हो गई है। बढ़ती आबादी के लिए अन्न जुटाने की कवायद में
रासायनिक उर्वरकों का इतना छिड़काव हुआ है कि धरती बांझ हो रही है। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर डाला है। जलीय स्रोत प्रदूषित हुए हैं, जलीय जीव विकृतियों के शिकार हो रहे हैं और कहीं न कहीं हमारी जैव विविधता और पारिस्थितिकीय तंत्र अस्त व्यस्त हुआ है। किसान भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि वो रासायनिक खाद के साथ साथ कार्बनिक खाद का भी प्रयोग करें, जिसको हम बोलते हैं संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करना। आप 75% कम से कम आप रासायनिक उर्वरक डालें और 25% जो है वो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग या कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद या जैविक खाद का प्रयोग अवश्य करें। ये दोनों को मिलाकर अगर हमारे किसान भाई अपने खेतों में प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे मिट्टी की दशा में भी सुधार होता है, मेरे वायु एटमॉस्फेयर में भी सुधार होता है और अच्छी गुणवत्ता वाली उनको फसल या सब्जी जो भी वो लगाएंगे अनाज उनको मिलता है। जल, वायु और मिट्टी के प्रदूषण के साथ साथ ध्वनि प्रदूषण मनुष्य के मन मस्तिष्क पर सीधा असर डालता है। वाहनों का हॉर्न, पटाखों की आवाज, लाउड स्पीकर का शोर, कटिंग और ग्राइंडिंग मशीन की कर्कश ध्वनि कुछ ऐसे कारक हैं जो मनुष्य के रक्तचाप, सुनने की क्षमता, मानसिक शांति, हृदय की धड़कन को प्रभावित करता है। ये अवेयरनेस, एक सचेतता, एक जागृति टाइप की बात आनी चाहिए कि यदि वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना है तो अपने वाहन घर से लेकर ना जाए, क्योंकि रांची जैसे शहर में आज के डेट में पार्किंग की भी सुविधा पर्याप्त जगह में नहीं है। अगर हम पार्किंग का पैसा दे भी देते हैं तब भी बहुत जाम लगता है। यहाँ का रोड जो है इतने ट्रैफिक को लेने में सक्षम नहीं है। एक तो जाम लगता है और जाम में स्टॉपेज पे जगह जगह पे गाड़ियाँ खड़ी होती है, उससे काफ़ी धुआं निकलता है। आदमी को चाहिए कि जो सरकारी सिटी बस चल रही है या जो पब्लिक व्हीकल से अलाउड है उसका यूज करें। अगर एक बस में हम चल सकते हैं तो उतना पोल्यूशन नहीं देगा, जबकि उतने ही बस में अगर 30 आदमी बैठ के जाना है, 30 आदमी अपनी अपनी कार लेके निकले। नंबर 2, हम अवॉइड करें अनावश्यक शहर के बीचों बीच वाहन ले जाने से। अगर हमको लंबी दूरी में चलना है, रुकना नहीं है, उस रास्ते से क्रॉस करके काफ़ी दूरी तय करनी है, देन हम अपना गाड़ी यूज करें, नहीं तो हम उसको मिनिमाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने वाहनों को यूज करें। गाड़ी में अधिकांशतः खराबी रहने के कारण ही गाड़ी में धुआं आता है। जिस गाड़ी का केम ठोकर या पंप नोजल से डिफेक्टिव होता है वही गाड़ी प्रदूषण फैलाते हैं। हम जो जितना पैसेंजर का कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोड करता है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? उससे प्रदूषण करता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है सर। उससे लोड रहने से तो कुछ तो फर्क पड़ेगा ही। ऐसा तो नहीं बात है कि जितना कैपेसिटी है उस मुताबिक रहेगा तो गाड़ी में इंजन पर लोड कम पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रदूषण नहीं होता है। प्रदूषण गाड़ी में खराबी का वजह। पर्यावरण प्रदूषण के तमाम कारकों के अलावे प्लास्टिक, पॉलीथीन, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और बायोमेडिकल वेस्ट का सही निपटान का अभाव भी पर्यावरण को व्यापक रूप से प्रदूषित कर रहा है। पर्यावरण प्रदूषण के तमाम कारणों, घटकों, संकटों और परिणामों को जानने के बाद एक यक्ष प्रश्न जेहन में उभरता है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। सरकार और संस्थाएं रियो डी जेनेरियो से लेकर क्योटो तक इस विमर्श में लगी है। क्वालिटी असेसमेंट के तहत परिषद जो है विभिन्न नदियों जैसे सनरेखा, दामोदर, उसकी जो ट्राइब्यूटरीज है, मुख्य झील, तालाब, औद्योगिक इकाइयों से होने वाले बहिस्राव, औद्योगिक बहिस्राव, घरेलू बहिस्राव की नियमित रूप से जांच करती है। इसका वाटर क्वालिटी असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य है कि जो प्रदूषित करने वाली इकाइयाँ हैं वो उनका जो बहिस्राव निर्धारित मानक के अधीन उसका हो रहा है अथवा नहीं। अगर औद्योगिक बहिस्राव निर्धारित मानक से अधिक हो रहा है तो उसके लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इंडस्ट्री को इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जल बहिस्राव संयंत्र स्थापित करने के लिए उसको निर्देश देती है। तो इस तरह से वाटर क्वालिटी असेसमेंट जब तक हम लोग नहीं करेंगे, विभिन्न नदियों का, उसका तालाब का, झील का क्या उसका गुणवत्ता है और वो निर्धारित मानक के अधीन है या नहीं है, वो पानी पीने लायक है कि नहीं है, इस तरह से हम लोग उसका असेसमेंट करते हैं। पर्यावरण को सही रखने के लिए हमारी क्या भूमिका हो,
यह खुद के लिए खुद का एक प्रश्न है। जिस प्रकार समष्टि के निर्माण में व्यष्टि की भूमिका महत्वपूर्ण है, ठीक उसी प्रकार पृथ्वी जो हमारा घर है उसे ठीक करने में हमारी महत्वपूर्ण भूमिका है। हम अपने ज्ञान को किताबों के पन्नों, बैठकों के मंच या विमर्शों के दायरे तक ही सीमित ना रखें, बल्कि इसे वास्तविकता के धरातल पर उतारें। इसके लिए हम व्यक्तिगत स्तर पर कम से कम 2-4 पौधे लगाकर उन्हें अपने परिवार के हिस्से की तरह रख सकते हैं। कूड़े कचरों को इधर उधर फेंकने से रोक सकते हैं। पॉलीथीन और पटाखों को ना कह सकते हैं। अकारण चल रहे बिजली के उपकरणों को बंद कर ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। कागजों को बर्बाद होने या करने से खुद को रोक सकते हैं। भौतिकतावादी सरंजामों से हटकर प्राकृतिक परिवेश में जीने की आदत डाल सकते हैं। यदि इन छोटी छोटी बातों पर हम अमल करते हैं, अपने दोस्तों और परिवारजनों को इन बातों पर अमल करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं एवं खुद अपना आदर्श स्थापित करते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। जब व्यक्तिगत तौर पर हम ऐसा करने में सफल होंगे तो हमारे आसपास हरियाली होगी, हवा स्वच्छ होगी, जल शुद्ध होगा। इससे हमारा शरीर स्वस्थ होगा, मन प्रसन्न होगा, और जब ऐसा होगा तो हम विकास के वास्तविक पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। क्योंकि जल है तो कल है, स्वच्छ है वायु तो लंबी है आयु, और शुद्ध रहेगी मिट्टी तभी बच पाएगी जिंदगी।